आपको सामान्य याद रखना है। कौन कौन से हैं? विद्युत चालक, विद्युत ऊष्मा चालक, धात्विक, क्षैतिज समानता, उत्प्रेरकीय गुण, रंगीन, चुंबकीय, मिश्र धातु, अंतरकाशीय यौगिक, परिवर्तनशील, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो इनको हमेशा आपको याद रखना है और इनके बारे में अपन आगे अध्ययन भी करेंगे कि कौन कौन सा गुण कैसे आगे होता है। अब अपन अध्ययन करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके सामान्य लक्षणों के बारे में, आवर्त सारणी में कैसे उनपे परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या फिर आयनन ऊर्जा, इनके धात्विक गुण, उत्प्रेरकीय, चुंबकीय, इन गुणों का कैसे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो अध्ययन करेंगे वो है परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या। परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले आप परमाणु और अणु को, परमाणु और आयन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु जब सामान्य अवस्था में होता है और आयनिक जब या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, उस अवस्था को आयनिक अवस्था बोलते हैं। और परमाणु सामान्य अवस्था में या उदासीन अवस्था की अपन बात कर सकते हैं। दूसरी है त्रिज्या, भाई परमाणु या आयन की त्रिज्या। तो बोला किसी भी तत्व के नाभिक, किसी भी तत्व के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। एक बार वापस बोलो, पीछे भी अपन ने एक बार आवर्त सारणी का जो फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी अपन ने किया था, इसके अंदर भी करते हैं कि किसी तत्व की त्रिज्या उस तत्व के नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। ये तो नाभिक हो गया और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके ये मध्य की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या। अब बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व में बात करते हैं तो अपन इनके गुणों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो अपन इनको आवर्त के हिसाब से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आवर्त में। कैसे पढ़ते हैं? आवर्त में। तो आवर्त में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे तो वर्ग में होता है और बाएं से दाएं किस में होता है? डी ब्लॉक तत्व या आवर्त के अंदर होता है। किसके होता है? आवर्त के अंदर होता है। अब आवर्त में परमाणुीय आयनिक त्रिज्या का क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले परमाणु आकार या आयनिक आकार क्या होता है, या आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या पहले घटती है, फिर स्थिर रहती है और अंत में बढ़ती है। यानी तीनों चीजें हो गई। पहले परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का घटना, फिर बराबर रहना और अंत में वापस बढ़ना। अंत में क्या होना? वापस बढ़ना। तो परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या पहले क्या होती है? घटती है, फिर बराबर रहती है और लास्ट में बढ़ती है। तो कैसे कहा जाए? अपन बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो बोलते हैं यहां से जब मैग्नीज तक जाते हैं या फिर आयरन तक, यहां तक जाते हैं तो परमाणु आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है। परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है। यहां से Fe से निकल तक समान रहती है और यहां से यहां जाने पर त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ये तीन प्रकार की है परमाणु आयनिक त्रिज्या इन 10 तत्वों के अंदर। स्कैंडियम से मैग्नीज, आयरन तक आप बोल सकते हो कि घटती है, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल इनमें क्या रहती है? समान रहती है, और फिर कॉपर और जिंक में वापस परमाणु आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बोला इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है?
तो इस परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या का घटने, बढ़ने, समान रहने, इन तीनों के दो कारण हैं। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जो दूसरा कारण है वह है परिरक्षण प्रभाव। दूसरा कारण क्या है? परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों के आधार पर अपन इनको समझा सकते हैं। कैसे? अब इन दोनों को आप जानते हो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश वो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है नाभिक में आवेश का बढ़ना। नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो नाभिक में धनावेश होता है, धनावेश बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं, है ना, उनको ज्यादा आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो आकार में क्या आएगी? कमी। आकार में कमी है तो त्रिज्या में क्या होगी? कमी। जबकि परिरक्षण प्रभाव होता है ओनली केवल और केवल कौन दर्शाते हैं? डी ब्लॉक तत्व। जो डी ब्लॉक तत्व है वो क्या दर्शाते हैं? परिरक्षण प्रभाव। ये परिरक्षण प्रभाव होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है और वो अंदर वाले कक्ष में आता है। किसमें? अंदर वाले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 3D में प्रवेश करेगा। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें आएगा? 3D में। और इसके बाहर कौन है? 4s। यानी आप ये बात करते हो तो ये नाभिक है, ये 4s है और ये 3D है। अब बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? 3D में। जबकि 4s में क्या है? पहले से ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये 3D वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये नाभिक और इस 4s के इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगा? मध्य आएगा। मध्य आएगा तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। उससे ही क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। जबकि कोबाल्ट, आयरन से लेकर निकल तक दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। और कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इन दो कारणों से आप इसकी त्रिज्या को आसानी से समझा सकते हो। किसे? प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को क्या करता है? कम करता है। परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। तो शुरुआत में पहले क्या होगा? देखो, पहले ये होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है ना? कब तक? मैग्नीज। आवेश ज्यादा है तो आकार में क्या होगी? कमी हो जाएगी। मान गए? उसके बाद में ये मानते हैं कि दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है तो इनका आकार भी क्या है? बराबर है। इसके बाद देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो परिरक्षण प्रभाव मतलब क्या होता है? आकार का बढ़ना। तो इसका मतलब क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। तो परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या के लिए बोल सकते हैं पहले घटेगी, फिर समान रहेगी और लास्ट में बढ़ेगी। ठीक है? तो ये था अपना पहला वाला टॉपिक, इसका परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ये दूसरा टॉपिक है इसका। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? बोला किसी भी गैसीय परमाणु के, अच्छे से सुनना, किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। या फिर मैं आपको ये बोल दिया कि इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये कोई मेरा परमाणु है, कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था। अब मुझे ये जो बाहर लास्ट वाला है
इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो एक तो ये नाभिक से क्या है, सबसे ज्यादा दूर है, नाभिक से क्या है, सबसे ज्यादा दूर है। तो इसको बाहर निकालने के लिए, इसको यहां से यहां निकालने के लिए, ये इसको यहां से वहां निकालने के लिए जो मुझे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। या अपन दूसरे तरीके से समझे तो एक क्लास में आप लोग बैठे हुए हो, बहुत सारे हैं, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन है, चार है, पांच लाइन तक है। मेरे से यहां से जो पांचवी लाइन का लड़का बैठा है उसके संपर्क में आप बात करो तो पहले वाले से सबसे ज्यादा, दूसरे वाले से और कम, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हम दोनों के मध्य क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो जितना ध्यान यहाँ फर्स्ट वाली लाइन पे जाएगा उतना ध्यान लास्ट वाली लाइन पे नहीं जा सकता। तो लास्ट वाला जो लड़का है, लास्ट वाला लड़का है, उसको यदि कोई बाहर बुला रहा है, इसको यदि कोई बाहर बुला रहा है तो वो बाहर जो उसको बुलाएगा उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे से दूर है। दूर है तो क्या होगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से उसको बाहर निकाल के ले जाएगा। यहाँ वाले को तो मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसको वो बाहर से आसानी से बुला लेगा, ठीक है। इसलिए उसको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बाहर जो बुला रहा है उसको, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है, या फिर आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं। आयनन ऊर्जा कह सकते हैं या फिर आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं। समझ में आ गया। किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब बोला डी ब्लॉक तत्वों पर इसका क्या फर्क पड़ता है, इसमें डी ब्लॉक तत्वों पर। तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर कि डी ब्लॉक तत्वों के में आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है। डी ब्लॉक तत्वों में कोई आकार में ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा आकार में फर्क नहीं होता, तो इनकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी लगभग समान रहती है। लगभग क्या रहती है, समान रहती है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। 6 से लेकर 11 इलेक्ट्रोवोल्ट आयनन ऊर्जा कितनी रहती है, 6 से लेकर 11 इलेक्ट्रोवोल्ट के मध्य रहती है, जो लगभग क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, लगभग बराबर होने के कारण। वरना आयनन ऊर्जा हमेशा जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, एक लाइन से दो लाइन से तीन लाइन से चार लाइन, जो दूरी बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। यानी वो वाला जल्दी से चल जाएगा, यहाँ से वाले जाने दूंगा, तो आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी, आकार बड़ा होगा तो लास्ट वाला आराम से जा सकता है, तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब अपना तीसरा है धात्विक या धात्विक बंध की बात करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में सभी में धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं हैं वो बीसीसी, एफसीसीसी और एचसीपी, काय केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना और षटकोणीय घनीय संरचना, इनकी संरचनाएं इस वाली संरचना के अकॉर्डिंग ये संरचनाएं रहती है। इनके कारण ये आपस में धातु के मध्य आपस में क्या बने होते हैं, बंध बने होते हैं। और ये बंध, धात्विक बंध तभी मजबूत होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, दूसरा इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं, प्रबल धात्विक बंध, प्रबल धात्विक बंध। कारण क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे क्या है वो अपन आगे अध्ययन करेंगे, जब ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे तो उसके अंदर आसानी से पढ़ेंगे। दूसरा, इनके अंदर प्रबल धात्विक बंध उपस्थित होने के कारण ये इनमें क्या होते हैं, उच्च गलनांक उतनांक होते हैं। इनके क्या होते हैं, उच्च गलनांक उतनांक होते हैं। इनका बंध सामर्थ्य उच्च होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। ये इनमें बहुत सारे लक्षण पाए
जाते हैं, जो सारे के सारे प्रबल धात्विक बंध के कारण होते हैं। और प्रबल धात्विक बंध का कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा कौन सा वाला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। दूसरा एक चीज ये कि बंध सामर्थ्य, तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बंध सामर्थ्य बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। तो एक बोल सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए बंध सामर्थ्य बढ़ता है। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो बंध सामर्थ्य बढ़ता है। अब बोला कैसे? तो अब अपन ने 3d1, इसमें क्या आएगा? 3d1 यानी इस 5 कक्षक है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या था? 3d1 4s2, या वो s और बना देता हूं, 3d1 4s2, 3d2 4s2। तो s में तो 2 आ गए, इसके अंदर 1 और 2, तो इसके अंदर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके अंदर कितने हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बंध सामर्थ्य किसका होगा? इसका ज्यादा होगा। ऐसे ही ये हो गया, ये टाइटेनियम हो गया, ये किसकी बात करते हैं? वेनेडियम की बात करते हैं। ये लोग कितने हैं? 3d3 4s2, तो 1 2 3, ये लोग कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, कितने हो गए? 3 अयुग्मित, इसलिए बंध सामर्थ्य इसका ज्यादा होगा। इसके बाद क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम के लिए क्या बोलते हो आप? इसमें तो 1 होता है और इधर कितने होते हैं? 5, 3d5 4s1, यही होता है ना? तो कितने हो गए? 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6, 5 और 1 6, यानी क्रोमियम का बंध सामर्थ्य डी ब्लॉक तत्वों में सबसे अधिक होता है। इसके बाद मैंगनीज की बात करते हैं, तो उसमें कितने होते हैं? ये 5, ये लो, टोटल कितने बचे? 5 3 4 और 5, क्योंकि 3d5 4s2, तो इसमें 6 लोग, वापस कितने हो गए? 5, यानी अब जैसे जैसे इससे आगे जाएगा बंध सामर्थ्य घटता जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये 3 टॉपिक आज अपन ने इसमें पढ़े। अब बाकी के टॉपिक का अध्ययन अपन कल या फिर अगले टॉपिक के अंदर अगले वीडियो में अपन करेंगे, जिसके अंदर अपन ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, इनका अध्ययन करेंगे।